नमस्कार, वेलकम टू एग्री पाठशाला। आज हम बात करेंगे जो हमारा पिछला वीडियो था एंटोमोलॉजी का पहला वीडियो, उसमें क्या था, आवाज गायब हो गई थी। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारी आवाज वीडियो में नहीं आई थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके पहले हम एक चीज आपको बता दें, जो हमारी क्लासें हो रही है, ठीक है, जो हमारे कुछ टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या जो हमारी और क्लासें हो रही हैं, ठीक है, सभी की सभी क्लासों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, दो जगह आप पा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ इनकी, तो और इसका लिंक हमारे हर वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर आप करिए क्योंकि पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अब हम बात करेंगे जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जो हमारा कीट होता है, ठीक है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। क्या होता है, फोरगट होता है, मिडगट होता है और हाइंडगट होता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मान लो ये हमारा कीट है। ठीक है, देखो ड्राइंग हमारी अच्छी है नहीं, ठीक, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा एक कीट है, तो इसका ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, जो ये माउथ पार्ट से लेके, ठीक है, यहां तक जो आधे पेट तक जो भाग होता है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है फोरगट। क्या होता है, फोरगट। ठीक है, मतलब आगे वाला भाग होता है। ठीक है, यहां से ये जो भाग होता है हमारा, ये क्या होता है, मिडगट, या मध्य, जो मध्य आंत होती है उसका भाग होता है। ये हमारा होता है हाइंडगट। हाइंडगट का मतलब होता है जो पीछे वाली आंत होती है, उसका मतलब होता है हाइंड गट। क्या होता है, हाइंड गट। ठीक है, इनको और दूसरे नाम दिए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पाचन तंत्र होता है तीन भागों में डिवाइड होता है, जो कि मुंह से लेके कहाँ तक जाता है, एनस तक या गुदा द्वार तक जाता है। ठीक है, तीन भागों में होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फोरगट, मिडगट, हाइंडगट के बारे में, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होती क्या है। अगर इसके बारे में बात करेंगे, यह संरचना में एक सरल खोखली नली होती है। ठीक है, एक नली के आकार की होती है, जो बक्कल गुहा, जिसे क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी क्या होता है, जो मुंह मुंह वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है। वहां से लेके एनस तक होती है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, मुंह से लेके यहाँ गुदा द्वार तक होती है। इन्हें तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में एलिमेंट्री कैनाल को बांटा गया, तीन भागों में। ठीक है, पहला हम बात करेंगे फॉरगट की। पहला किसकी बात करेंगे, फॉरगट की। इसको फॉरगट के अलावा भी क्या कहते हैं, स्ट्रोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेडियम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या बात करते हैं, यह आहार नाल का अग्रभाग, सबसे पहले वाला भाग कौन सा होता है, फॉरगट होता है, एवं उत्पत्ति में एक्टोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है, एक्टोडर्म से बना होता है। यह भोजन के अंतर्ग्रहण और भंडारण का प्राथमिक अंग होता है। मतलब भोजन को अंदर लेने का काम कौन करता है, यही करता है, और भंडारण मतलब स्टोर करने का काम भी यही करता है। इसमें और भाग होते हैं। ठीक है, जो फोरगट होता है, इसके और भाग के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसमें एक होता है फेरिंग्स, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, या खंड मुंह और घुट की जो ओसियोफाइगस होता है, उसके बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, जो ओसियोफाइगस होता है और इसके बीच का क्षेत्र कौन सा होता है, फेरिंग्स होता है। क्या होता है, फेरिंग्स होता है। ठीक है, जो हम देखते नहीं, हमारे गले में एक कंठनाल होती है। ठीक है, तो इसके बीच में और जो जो हमारी जुबान होती है, यहाँ के बीच का भाग जो क्या होता है, ये फेरिंग्स होता है। ठीक है, जो जुबान वाला भाग होता है। यह तरल फीडरों कीटों, जो लिक्विड फीडर्स होते हैं कीट, इसमें अच्छी तरह से विकसित होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, चूसने का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओसियोफाइगस क्या होता है। इसमें एक भाग तो हमने फेरिंग्स पढ़ लिया। ओसियोफाइगस क्या होता है, यह ग्रसनी के बाद अग्रांत की अनिर्धारित ट्यूब का दूसरा भाग होता है। ठीक है, दूसरा भाग क्या होगा, ओशियोफाइगस हो। यह ग्रसनी से भोजन प्राप्त करने और क्रॉप को पास भेजने, मतलब उसने क्या किया, फायरिंग से भोजन लिया और क्रॉप के बीच क्या किया, भेज दिया। ठीक है, ये काम कौन करता है, ओशियोफाइगस करता है। अब अगला नंबर आता है क्रॉप का। ठीक है, यह बैग की तरह संरचना होती है। जब बैग की तरह संरचना होगी तो बैग में हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को रखते हैं। तो यहाँ से जब ओशियोफाइगस से खाना जाता है, ठीक है, तो जो क्रॉप होता है उसको रखने या स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो भोजन के भंडारण के रूप में काम करता है। मधुमक्खियों में क्रॉप को शहद पेट या हनी स्टमक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शहद का निर्माण होता है, तो ये शहद को स्टोर करने का काम करता है, कौन सा, क्रॉप। ठीक है, अगला आता है गिजार्ड या प्रोवेंट्रिलुकस।
गिजार्ड बोलते हैं, जैसे प्रोवेंट्रिलोकस भी बोलते हैं, ठीक है। यह ग्रांथ का पिछला हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब जो फोरगट होता है इसका सबसे पीछे वाला भाग कौन होता है? प्रोवेंट्रिलोकस या गिजार्ड, जो मध्य आंत में शामिल होता है, ठीक है। जो मिडगट होता है इसको जोड़ने का काम कौन करता है? गिजार्ड करता है। भोजन को पीसने के रूप में यह मध्य आंत को पास करने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? हमारा जो भोजन होता है, खाना होता है, उसे क्या करता है? पीसता है और अगले भाग में भेज देता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जो हमारा फोरगट होता है, ठीक है, उसमें एक भाग कौन होता है? फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है। एक भाग कौन होगा उसमें? उसमें ओसियोफेगस होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा भाग आएगा? उसके बाद हमारा क्रॉप आएगा। क्रॉप में क्या होगा? हमारा जो कीटों का फूड होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। क्रॉप के बाद क्या आएगा? गिजार्ड आएगा। इसमें क्या होता है? खाने को पीसा जाता है और आगे भाग में भेजा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडगट के बारे में। मिडगट क्या होता है? ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया फोरगट, एक हम पढ़ेंगे मिडगट के बारे में, ठीक है। मिडगट को कहते हैं मध्यांत, ठीक है। क्या कहते हैं? मध्यांत है, मध्य पेट की, ठीक है। यह इसमें इंडोडर्म से बनी होती है। यह किससे बनी होती है? इंडोडर्म से बनी होती है, ठीक है। जो मिडगट होती है किससे बनी होती है? इंडोडर्म से बनी होती है। जो फोरगट होता है किससे बना होता है? एक्टोडर्म से बना होता है। यह एंजाइमों के स्रावित करने और भोजन का पाचन और भोजन के अवशोषण से संबंधित है। मतलब जो मिडगट होता है ये एंजाइम को सिक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है और भोजन को अवशोषित अवशोषित करने का काम करता है। तीन काम इसके होते हैं: एंजाइम को छोड़ेगा, भोजन को डाइजेस्ट करेगा और भोजन के अवशोषण में सहायता करेगा। यह गिजार्ड के अंतिम भाग से लेके पश्चात, जिसमें मेल्पिगियन ट्यूबल्स जो होती हैं उसके पहले भाग तक फैली होती है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कहां से कहां तक फैली होती है। मध्य आंत में एंटिमा यानी क्यूटिकल लाइनिंग अनुपस्थित होते हैं और इस भाग में भोजन के खुदरे अति सूक्ष्म कणों में ठोस फीडर कीटों के मध्य आंत की उपकला की रक्षा के लिए पेरिट्रॉपिक झिल्ली बनाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? जो हमारा खाना था, कीटों का खाना था, वो क्या हुआ? गिजार्ड से पीस के किस में आया? मिडगट में आया। तो मिडगट में क्या होता है? जो ये खाना आता है ये धीरे धीरे ठोस फीडर में बदल जाता है और जो ठोस फीडर वाले कीट होते हैं, ठीक है, उस पे उपकला मतलब एक क्यूटिकल जैसा निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिट्रॉपिक झिल्ली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेरिट्रॉपिक झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला बात करेंगे प्रोक्टीडियम, ठीक है। अगला बात हम किसकी करेंगे? प्रोक्टीडियम, या इसे हम बोलते हैं हाइंडगट। क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं हाइंडगट बोलते हैं, ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? एक्टोडर्मल से हुई, ठीक है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? एक्टोडर्मल। मतलब जो हमारा फोरगट था और हाइंडगट था, ठीक है, ये जैसे प्रोक्टीडियम स्टोडियम, दोनों की उत्पत्ति किससे हुई? एक्टोडर्म से या एक्टोडर्मल से हुई, ठीक है। अगर मिडगट की बात करते हैं तो उसकी उत्पत्ति इंडोडर्म से हुई। मध्य आंत के पिछले छोर से गुदा तक फैली हुई होती है, ठीक है। जो हमारी आंत, जो कीटों की आंत का जो बीच वाला भाग होता है और जो लास्ट वाला भाग होता है उस तक फैली होती है कौन? प्रोक्टीडियम। यह तीन क्षेत्रों में विभाजित होती है। गुदा के पास इलियम, ठीक है, जो गुदा का द्वार होता है वहां पे क्या होता है? इलियम होता है, ठीक है। कोलन होता है, उसके पीछे का भाग मलाशय या रेक्टम कहा जाता है, ठीक है। तीन भागों में विभाजित होती है, ठीक है, इलियम, कोलन और रेक्टम, ठीक। अब हम बात करेंगे पेरिट्रॉपिक झिल्ली होती क्या? किसकी बात करेंगे? पेरिट्रॉपिक झिल्ली होती क्या? यह अग्रभाग और पश्च भाग के उपकला परत जिससे एक्टोडर्म से बनी होने के कारण इसमें क्यूटिकल लाइनिंग अनुपस्थित होती। क्या होता है? इसमें क्यूटिकल लाइन जो होती अनुपस्थित होती, जबकि मध्य आंत मूल रूप से एंडोडर्म उत्पत्ति होने से इसमें क्यूटिकल लाइनिंग नहीं होती, ठीक है। मतलब क्या इसमें बोला जा रहा है? जो हमारी फोरगट थी, ठीक है, आंत का आगे वाला हिस्सा, आंत का पीछे भाग वाला हिस्सा, दोनों किससे बने होते हैं? एक्टोडर्म से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्यूटिकल लाइन होती है। लेकिन जो बीच वाला भाग होता है किससे बना होता है? ये इंडोडर्मल से बना होता है, तो इसमें क्यूटिकल लाइनिंग नहीं होती। और किसी न किसी खाद्य कणों के घर्षण से बचने के लिए एक पतली झिल्ली का निर्माण होता है जो पेरिट्रॉपिक झिल्ली कहलाती है। मतलब क्या होता है? जो हम पेरिट्रॉपिक झिल्ली होती किसमें होती? मिडगट में होती। जब मिडगट में पेरिट्रॉपिक झिल्ली होगी तो इसमें क्या होगा? जो खाना आएगा तो उसमें कुछ आपस में घिसेंगे, घर्षण होगा, तो उससे बचने के लिए इसमें क्या निर्माण होता है? पेरिट्रॉपिक झिल्ली का निर्माण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? यह ठोस फीडर, जो सॉलिड फीडर जैसे बीटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट जिसमें होते हैं, यानी जो लेपिडोप्टेरा के लार्वा, आर्थोपटेरा के ग्रॉसहॉपर और कोलियोपटेरा के कीटों के वयस्क में उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें लेपिडोप्टेरा के लार्वा में, आर्थोपटेरा के जैसे ग्रॉसहॉपर हो गया, कोलियोपटेरा के जो कीट होते हैं उनमें क्या होता है? ये उपस्थित होती है कौन? पेरिट्रॉपिक
मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉपिक झिल्ली, ड्रोफिड जो लिक्विड फीडर होते हैं कीड़ों यानी चूसने वाले कीड़े में, एफिड, थ्रिप्स, बग, सफेद मक्खी आदि में अनुपस्थित होती है। ठीक है। अगर हम बात करें बीटिंग एंड चेविंग टाइप, जो सॉलिड फीडर होते हैं, ठीक है, काटते हैं फिर चबाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये उपस्थित होती है। जो हमारी लिक्विड फीडर होते हैं, जो लिक्विड का जैसे रस चूसते हैं फूलों का, उनमें क्या होता है, उनमें जो हमारी ये पेरिट्रॉपिक झिल्ली अनुपस्थित होती है। रस चूसने वाले कीटों जैसे एफिड, थ्रिप्स, बग, सफेद मक्खी आदि में आहार नाल के आगे का भाग, बीच के भाग फिल्टर चैम्बर पाया जाता है। ठीक है। इसमें लिक्विड जो हमारी पेरिट्रॉपिक झिल्ली ना पाके इसमें क्या पाया जाता है, फिल्टर चैम्बर पाया जाता है। जो कीटों के खून जो हीमोलिम्फ होता है उसको अत्यधिक रस चूसने के कारण पतला नहीं होने देता है। ठीक है। मान लो ज्यादा अगर रस चूस रहे हैं तो क्या होगा, कभी कभी खून जो होता है पतला हो जाता है कीटों का, तो ये जो फिल्टर चैम्बर क्या करता है, खून को पतला होने से बचाता है। अगला बात करेंगे, तो अभी मैंने क्या बताया, जो लिक्विड फीडर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है फिल्टर चैम्बर। क्या होता है, फिल्टर चैम्बर होता है, जो क्या करता है, जो खून कीटों का खून जो हीमोलिम्फ होता है उसे पतला होने से बचाता है। अभी मैंने आपको बताया जो सॉलिड होता है, सॉलिड फीडर होते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें जो होता है पेरिट्रॉपिक झिल्ली होती है। क्या होती है, पेरिट्रॉपिक झिल्ली होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिल्टर चैम्बर होता है। द्रव्य फीड जो लिक्विड फीडर होते हैं जैसे एफिड हो गया, जैसिड हो गया, सफेद मक्खी हो गया, इसमें आहार नाल के असामान्य रूपांतरण के कारण एक अंग को फिल्टर चैम्बर के रूप में विकसित किया जाता है, जो हीमोलिम्फ को पतला होने से रोकने के लिए अतिरिक्त जल और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट को आहार नाल से बाहर निकालता है। इससे बाहर निकालता है, कार्बोहाइड्रेट को आहार नाल से बाहर निकालता है। अब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की या रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की, कीटों में फेफड़े अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो लंग्स होते हैं और फेफड़े होते हैं इसमें नहीं होते, इसलिए श्वसन की क्रिया वक्ष और उदर के प्रत्येक खंड में पाए जाने वाले खोखली नलियों, वायु की थैलियों जो ट्रैकिया कहलाती हैं, इनके द्वारा होती है। ठीक है। इसमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, किसके द्वारा इस रिस्पायरेशन होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा रिस्पायरेशन होगा, ट्रैकिया के द्वारा इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। ठीक है। अगला हम बात करें, ये नलिकाएं हेमोसिल में तैरते हुए रहती हैं और ट्रैकिया की बारीक शाखाओं को ट्रैक्यूल्स के रूप में जाना जाता है। जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, उसकी जो बारीक शाखाएं होती है, जो ब्रांचेस होती है, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको जाना जाता है ट्रैक्यूल्स के नाम से। ठीक है। ट्रेकिया के सर्पिल मोटा होने को टीनिडिया कहते हैं। ठीक है। उनका जो सर्पिल होता है कैसा होता है, मोटा होता है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, ट्यूनिडिया भी कहते हैं। ठीक है। यह श्वसन नली को श्वसन के दौरान सिकुड़ने से रोकता है, लेकिन ट्रैक्यूल्स में टीनिडिया अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। मतलब जो ट्रेकिया होते हैं उसमें टीनिडिया होते हैं, लेकिन जो ट्रैक्यूल्स होते हैं उसमें टीनिडिया नहीं होते हैं। ठीक है। ट्रेकिया क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का भाग होता है जिससे रिस्पायरेशन होता है। जो ट्रैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो ब्रांचेस होती है उनको उनको क्या कहते हैं, ट्रैकियोस कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो ट्रैकिया के सर्पिल जो मोटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, टीनिडिया कहते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या रहेगा, ट्रैकिया में हवा आमतौर पर वक्षीय व उदर खंडों के पार्श्व में स्थित बाहरी उद्गम बिंदु के माध्यम से प्रवेश करती है, जो स्पाइरिकल्स कहलाते हैं। ठीक है। इसमें जो हवा होती है किसके द्वारा अंदर जाती है, स्पाइरिकल्स के द्वारा। किसके द्वारा अंदर जाती है, स्पाइरिकल्स के द्वारा इसमें हवा अंदर जाती है। ठीक है। अगला बात करते हैं, कार्यात्मक स्पाइरिकल्स के अनुपस्थित के आधार पर श्वसन तंत्र को निम्न प्रकार बांटा गया। मतलब जो फंक्शनल स्पाइरिकल्स होते हैं उनकी प्रेजेंट में अगर बात करें तो श्वसन तंत्र को कई भागों में बांटा गया, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, पहला होता है होलोप्न्यूस्टिक। कैसा होता है, पहला होता है होलोप्न्यूस्टिक। जिन कीटों में 10 जोड़ी कार्यात्मक स्पाइरिकल्स होते हैं, मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, होलोप्न्यूस्टिक कहलाते हैं। ठीक है। उनका स्वतंत्र तंत्र कैसा होता है, होलोप्न्यूस्टिक होता है, मतलब जिसमें 10 जोड़ी स्पाइरिकल्स होते हैं। ठीक है। दो कैसे होते हैं, वक्षी होते हैं, दो कैसे होते हैं, उदर होते हैं। ठीक है। वक्ष का मतलब होता है क्या, थोरेक्स होगा। ठीक है। और उदर का मतलब क्या होगा, एब्डोमेन होगा। ठीक है। थोरेक्स होगा और एब्डोमेन होगा। ठीक है। हमने पढ़ा था 3 भागों में बटा होता है इसका सही, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। क्या होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन होता है। ठीक है। तो हेड को अगर हटा देंगे तो 2 भाग बचेंगे, दोनों में क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्पाइरिकल्स की, तो अगर थोरेक्स की बात करते हैं, ठीक है, थोरेक्स की बात करते हैं, अगर इसमें स्पाइरिकल्स की संख्या 2, ठीक है,
और एब्डोमेन में स्पाइरेकल्स की संख्या कितनी है? 8 है। दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 10। अगर 10 स्पाइरेकल्स की संख्या होगी तो उसे क्या कहेंगे? होलोप्निस्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? होलोप्निस्टिक, मतलब 2 थॉरैक्स और 8 एब्डोमेन। ठीक है। अगला जो हमारा इसका टाइप है उस वो कौन सा है? पेरिप्निस्टिक। पहला हो गया होलोप्निस्टिक, दूसरा हो गया पेरिप। यहाँ कम से कम 9 स्पाइरेकल्स होते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा के कैटरपिलर में। क्या होगा? लेपिडोप्टेरा के कैटरपिलर में 9 स्पाइरेकल्स होते हैं। एक क्या होता है? थोरेक्स में। 8 के कहाँ होते हैं? एब्डोमेन में। ठीक है। अगला होता है हेमोप्निस्टिक। क्या होता है? हेमिप्निस्टिक होता है। ठीक है। कम से कम 8 जोड़े कार्यात्मक स्पाइरेकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? 8 जोड़े इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं। ठीक है। अगला है एपिप्निस्टिक या मेसोथेरेसिक, और एक उदर का स्पाइरेकल्स कार्यात्मक हो। एक इसमें होता है घरेलू मक्खी में होता है। किसमें होता है? घरेलू मक्खी में होगा। मतलब एक जो होगा मीजोथेरेसिक होगा, मीजोथोरेसिक होगा। ठीक है। एक क्या होगा? मीजोथोरेसिक होगा। एक क्या होगा? एब्डोमिनल होगा। क्या होगा? एब्डोमिनल, मतलब एक कहाँ होगा? मीजोथोरेक्स में, और एक कहाँ होगा? एब्डोमिन में। तो कितने हो गए? एपिप्निस्टिक में 2 हो गए। 2 किस में पाए जाएंगे? घरेलू मक्खी में। 8 जोड़े किस में पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे किसमें? हेमिप्निस्टिक में। ठीक है। अगला बात करते हैं प्रोनिस्टिक में। ठीक है। इसमें प्रोपनिस्टिक में बात करेंगे। केवल इसमें एक थोरेसिक स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। अगर एक सिंगल थोरेसिक स्पाइरिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, किसमें क्रियाशील होता है? प्रोपनिस्टिक में। मेटापनिस्टिक की बात करते हैं, केवल एक उदर स्पाइरिकल्स होता है। ठीक है। अगर एक थोरेसिक की बात करते हैं, प्रोपनिस्टिक। अगर सिंगल किसकी बात करेंगे? एब्डोमेन की बात करें, किस में होगा? मेटापनिस्टिक में। ठीक है। अगला पार्ट है हमारा, अगला जो इसका टाइप है वो कौन सा? एन्यूस्टिक। कोई भी कार्यात्मक स्पाइरिकल्स मौजूद नहीं होते, जैसे चीरोनोमिड लार्वा, जो किस में होता है? डिप्टेरा में होता है। चीरोनोमिड लार्वा किस में होता है? डिप्टेरा में। ठीक है। अब हम एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा हो गया होलोप्निस्टिक। होलो का मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारा किसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? 10। 2 किस में होंगे? थॉरक्स में, और 8 एब्डोमेन में। दूसरा हमारा हो गया पेरिप्निस्टिक। ठीक है। पेरी का मतलब होता है, पेरी में हम लोग याद करेंगे 9, मतलब एक पहले वाला और 8 बाद वाले। पहला वाला कौन सा होगा? थॉरेक्स। दूसरा 8 किस में होंगे? 8 किस में होंगे? एब्डोमेन में। ठीक है। अगला हम बात करते हैं हेमिप्निस्टिक। हेमिप्निस्टिक, ठीक है, इसमें कम से कम 8 जोड़ी होंगे। ठीक है। एपिप्निस्टिक की बात करते हैं, इसमें जो एक थोरेक्स में होगा और एक किसमें होगा? एक होगा एब्डोमेन में। ठीक है। किसमें? टोटल 2 होंगे। अगर एक सिंगल थोरेसिक होगा प्रोपनिस्टिक, अगर एक सिंगल एब्डोमिनल होगा मेटापनिस्टिक। एनिस्टिक में कोई भी स्पाइरिकल्स नहीं पाए जाते किसी भी भाग में। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। हिंदी में इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहेंगे? हिंदी में इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। कीटों में खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी स्तनधारियों जैसे रक्त वाहिनियों में ना बहकर हीमोसिल में भरा रहता है, जबकि स्तनधारियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि हमारी जो नसें होती है उनमें खून बहता रहता है। इसके जो शरीर होता है उसमें नसें नहीं होती। ठीक है। तो इसमें जो खून होगा वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कीट के रक्त को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है। जो रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं होती है उसे हीमोसाइट कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है कीट का, उसे कहते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है। जो रंगहीन, जिसमें कलर नहीं होता है, लिक्विड पार्ट होता है जिसमें प्लाज्मा और जो ब्लड सेल्स होती है वो पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हीमोसाइट्स कहते हैं। साइट का मतलब होता है कोशिकाएं। ठीक है। हीमो का मतलब खून। जो खून की कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या कहते हैं? हीमोसाइट कहते हैं। ठीक है। ये रंगहीन होते हैं। शरीर की गुहा जिसमें परिसंचरण तंत्र हीमोलिम्फ होता है वह हीमोसिल के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब है? जो शरीर की गुहा होती है, क्या मतलब हो गया? जो शरीर की गुहा होगी या जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? जो परिसंचरण होता है द्रव हीमोलिम्फ होता है। ठीक है। वह हीमोसिल नाम से जाना जाता है। हीमोसाइट के बुनियादी कार्य, आमतौर पर स्तनधारी रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कार्यों का निर्माण होता है। हीमोसाइट का मुख्य कार्य फैगोसाइटोसिस, हानिकारक विदेशी सामग्रियों का अंतर्ग्रहण। ठीक है।
जो हानिकारक चीजें होती हैं उनको क्या करते हैं, मारने का काम हीमोसाइट करते हैं। ठीक है, हीमोसाइट का मुख्य कार्य अभी मैंने आपको, कीटों में प्रमुख जो ब्लड शुगर होता है उस कौन सा होता है, एक डाइसैकेराइड यानी ट्रेहेलोज होता है। कौन सा होता है, ट्रेहेलोज होता है। ये कैसा होता है, डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, कैसा होता है, डाइसैकेराइड होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, कीट परिसंचरण प्रणाली में मुख्य पंप पल्सेटाइल पृष्ठीय वेसल है, जिसका अग्रभाग एरोटा या महाधमनी एवं पीछे के भाग को हर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो पीछे का भाग होता है हर्ट होता है, आगे का भाग एरोटा या महाधमनी होता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम की या उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, उत्सर्जन। अगला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, क्या होता है उत्सर्जन, कीटों का जो शरीर होता है उसमें नाइट्रोजन के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, यह कीट शरीर के आंतरिक वातावरण और हीमोलिम्फ के आयनिक संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, स्थलीय कीटों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिक एसिड होता है। ठीक है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं या मैदानी जो स्थलीय कीट होते हैं उनमें सबसे जो उत्सर्जन वाला पदार्थ कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। जलीय कीटों में कौन सा होता है, अमोनिया होता है। स्तनधारियों में मैमल्स में कौन सा होता है, यूरिया होता है। ठीक है, मतलब जो हम लोग बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल उसमें कौन सा होता है, यूरिया होता है वो। ठीक, अगर जलीय कीटों की बात करते हैं जो वाटर में रहते हैं वो उसमें अमोनिया होता है। अगर हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें जो स्थलीय कीट होते हैं मैदानों में रहते हैं उसमें कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर एक्सक्रीटरी पार्ट की बात करते हैं या उनके अंगों की ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इसके जो मुख्य उत्सर्जन तंत्र होते हैं, जैसे मेलपिगियन ट्यूबल्स या मेलपिगियन नलिका। यह कीटों में उत्सर्जन का प्रमुख अंग होती है। ठीक, उत्सर्जन जो होता है उसमें प्रमुख अंग कौन सा होता है, मेलपिगियन ट्यूबल्स। कीटों के शरीर की दीवार, ठीक है, जो इनके शरीर का जो इंटीगुमेंट पार्ट होता है वो होता है उत्सर्जन तंत्र। ट्रैकियल प्रणाली, जो इसमें ट्रैकिया होते हैं, ये क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। आहार नाल की दीवार, जो आहार नाल की सेलवाल जो वॉल होती है वो भी उत्सर्जन तंत्र के रूप में आती है। चार हो गए, मेलपिगियन ट्यूबल्स, इंटीगुमेंट पार्ट, ट्रैकिया एंड आहार नाल की दीवार। उत्सर्जन के अन्य भाग की बात करते हैं, नेफ्रोसाइट हो गया, फैट बॉडीज हो गया, ओनोसाइट हो गया, सेफेलिक ग्रंथ। ये सारे के सारे कौन से हो गए, ये उत्सर्जन तंत्र के अंग हो गए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है उसकी बात करेंगे, मेलपिगियन ट्यूबल्स क्या होते हैं। मेलपिगियन ट्यूबल्स या मेलपिगियन नलिकाओं की कीड़ों में यह उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है जो किडनी के समान कार्य करता है। किसके समान कार्य करता है, किडनी के समान। किडनी क्या करती है, ये हमारे वाटर को फिल्टर करने का काम करती है। या कोलम्बोला एवं एफिड को छोड़ के सभी कीटों में उपस्थित होता है, मतलब एफिड में और कोलम्बोला में मेलपिगियन ट्यूबल्स नहीं होती। मेलपिगियन नलिकाओं का अंतिम सिरा पश्चात के रेक्टल ग्लैंड के साथ घनिष्ठता से जुड़ा रहता है, मतलब अच्छी तरीके से जो मेलपिगियन ट्यूबल्स का लास्ट का जो भाग होता है वो पीछे की आंत होती है उसके रेक्टल ग्लैंड से जुड़ा रहता है, जिसे लेपिडोप्टेरा के लार्वा में क्रिप्टोनिफिडियल स्थिति के रूप में जाना जाता है। और यह रेक्टम में नमी को संरक्षित करने में सक्षम होता है, मतलब नमी को क्या करता है, संरक्षित करता है। अगला है क्या, इसके कारण जो लेपिडोप्टेरा के लार्वा और कोलियोप्टेरा के वयस्क में पाया जाता है। ठीक है, मेलपिगियन नलिकाओं की आदिम जो प्रिमिटिव संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अगर पहले की बात करें पहले कितनी होती थी, 6 होती। लेपिडोप्टेरा में मेलपिगियन नलिकाओं की कितनी संख्या पाई जाएगी, 6 पाई जाएगी, जबकि आइसोप्टेरा में 208, आर्थोप्टेरा में 2 से 200 तक इसमें पाई जाती है। कैलम्बोला और एफिड में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या किसमें पाई जाएगी, आर्थोपटेरा में। आइसोपटेरा में 2 से 8, और अगर लेपिडोप्टेरा की बात करते हैं तो 6 पाई जाएगी। लेपिडोप्टेरा 6, आइसोपटेरा 2 से 8, आर्थोपटेरा 2 से 200, और कैलम्बोला और एफिड में अनुपस्थित होती है कौन सी, मेलपिगियन ट्यूबल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, किस बारे में बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कीड़े के अंतःस्रावी तंत्र, मतलब जो अंदर सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो भी हार्मोन्स वगैरह जो भी चीजें सीक्रेट होती है केमिकल, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें डक्टलेस ग्रंथि होती है, क्या होती है, इसमें डक्टलेस ग्रंथि होती है जो हार्मोन नामक रसायन को स्रावित करती है या सीधे कीटों के हेमोलिम्फ में जारी होता है।
कीटों के किस में जारी होगा, हीमोलिम्फ, जो इसका खून होगा उसमें डायरेक्ट से ये रसायन घुल जाएगा। कीटों में अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो इसमें सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। पहला एनएससी, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। पहला कौन सा है, एनएससी या न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। यह मस्तिष्क हार्मोन या ब्रेन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, अगर एनएससी की बात करेंगे, नेशनल सीड कारपोरेशन नहीं है यहाँ पे। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स की बात करेंगे, न्यूरो का मतलब होता है जो नसों का भाग होता है, नसें सबसे ज्यादा ब्रेन में पाई जाती है, यानी ब्रेन हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसे सक्रियण हार्मोन या एक्टिवेशन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। कौन सा, एनएससी को। कार्पोरा कार्डियाका की बात करेंगे, सीसी की। ये छोटे युग्मित संरचना होती है। ठीक है, स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसे न्यूरोहेमल अंग के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य हार्मोन का भंडारण और विमोचन करना। ठीक है, जो हार्मोन होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, कार्पोरा कार्डियाका। ठीक है, और फंक्शन करने का काम कौन करता है, ये भी कौन करता है, कार्पोरा कार्डियाका। अगला है हमारा कार्पोरा एलाटा। कौन सा हार्मोन है, सॉरी ग्रंथि कौन सी, कार्पोरा एलाटा की बात करते हैं। यह कार्पोरा कार्डियाका के पीछे स्थित एक जोड़ी ग्रंथि है, जो किशोर हार्मोन, जो जुवेनाइल हार्मोन होता है उसको उत्पादित करता है। ठीक, जो नया हार्मोन होता है, ठीक है, कम दिनों का हार्मोन होता है, उसे क्या करता है, उसे प्रोडक्शन करता है, उसकी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अगला बात करते हैं प्रोथेरेसी ग्लैंड की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीटीजी बोलते हैं। ठीक है, प्रोथेरेसी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, या प्रोथेरेक्स के पास एक युग्मित अंग होता है, ठीक, उससे जुड़ा हुआ एक अंग होता है। यह इग्डिसोन का उत्पादन करता है, जो स्टेरॉइड होता है। इग्डिसोन क्या होता है, उत्पादन करता है जो स्टेरॉइड होता है, जिसे विमोचन या मोल्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसको कीट प्रबंधन में कीट विकास नियामक के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो हमने 4 ग्रंथियां पढ़ ली, कौन कौन सी, एक हमने पढ़ लिया न्यूरो, एनएससी पढ़ लिया। ठीक है, एनएससी पढ़ लिया, एक पढ़ लिया सीसी, एक पढ़ लिया सीए, एक पढ़ लिया पीटीजी। ठीक है, एनएससी पढ़ लिया। ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हमने पढ़ लिया, ये क्या करता है, ये हमारे जो ब्रेन हार्मोन होता है उसको रिलीज करने का काम करता है। सीसी क्या होगा, कार्पोरा कार्डियाका होता है, ये हार्मोन को स्टोर करने और उसे रिलीज करने का काम करता है। कार्पोरा कार्डियाक, सॉरी अलाटा जो होता है जुवेनाइल हार्मोन को प्रोडक्शन करने काम करता है। प्रोथेरेसी ग्लैंड की बात करते हैं, ये क्या बनता है, एक्डिसोन हार्मोन बनाता है, जो कि मोल्टिंग में काम आता है, जो कि मोल्टिंग में क्या होता है, काम आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आईजीआर की। अब हम किसकी बात करेंगे, आईजीआर की बात करेंगे, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के। ऐसे रसायन जो केमिकल होते हैं, जो कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ को नियंत्रित करने, रेगुलेट करने का काम करते हैं, वो कौन से होते हैं, कीट वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कीट हार्मोन। ठीक है, एक कौन सा होता है, एक होता है कीट हार्मोन के नाम से जानते हैं, और एक होता है एंटीजुवेन, एक होता है काइटिन संश्लेषण हार्मोन। ठीक है, एक होता है कीट हार्मोन, एक होता है काइटिन संश्लेषण हार्मोन। ठीक है, तो हम बात करेंगे कीट हार्मोन के बारे में। ठीक है, पहला कौन सा है, कीट हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो कीट हार्मोन होता है वो कई तरीके से हार्मोन होते हैं, कई प्रकार के इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है मस्तिष्क हार्मोन या ब्रेन हार्मोन, इसको रिलीज करने का काम कौन करता है, न्यू सेक्रेटरी सेल्स इसको रिलीज करने का काम करती है, और कार्पोरा कार्डियाका द्वारा हीमोलिम्फ में मुक्त होता है। ठीक है, कार्पोरा, देखो रिलीज किसने किया, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ने। इसको ब्लड तक पहुंचाया किसने, हीमोलिम्फ तक किसने पहुंचाया, कार्पोरा कार्डियाका ने पहुंचाया, क्योंकि ये रिलीज करने को स्टोर करने का काम करता है। इसे सक्रियण हार्मोन या एक्टिवेशन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं जुवेनाइल हार्मोन। ये प्रवृत्ति में एक टर्पेन होता है, जो कार्पोरा एलाटा ग्रंथ द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, किससे स्रावित होगा, कार्पोरा एलाटा से। या कायापलट या मेटामार्फोसिस को रोकता है। ठीक है, मेटामार्फोसिस को कौन रोकने का काम करता है, जुवेनाइल हार्मोन। और लार्वा को वयस्क में ना बदलकर किशोर अवस्था में बनाए रखता है। ठीक है, ये आगे की स्टेज में जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें ना जाने के लिए ये इसे किशोर अवस्था में ही बनाए रखता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट और है, प्रोफेसर विलियम्स ने 1967 में इन रसायनों की कीटनाशक की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड की संज्ञा दी। किसने, प्रोफेसर विलियम ने, किसने, प्रोफेसर विलियम ने। ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन कीटनाशकों का आइडिया विलियम द्वारा 1956 में दिया गया था। किसके द्वारा जुवेनाइल हार्मोन का आइडिया दिया गया, विलियम्स द्वारा, तब 1956 में। जुवेनाइल हार्मोन उच्च सांद्रता में मौजूद होता है, जो नया क्यूटिकल लार्वा होता है। ठीक है,
ये हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, जो नया क्यूटिकल लार्वा के नाम से जाना जाता है। जुवेनाइल हार्मोन कम सांद्रता में उपस्थित होता है, जो नई क्यूटिकल प्यूपा को रूप में लेता है। ठीक है, जब ये हाई कंसंट्रेशन में होगा तो क्यूटिकल लार्वा जो होता है वो नया क्यूटिकल लार्वा होता है। जब ये कम कंसंट्रेशन में होता है तो नई क्यूटिकल प्यूपा का रूप ले लेता है। ठीक है, अगर हाई कंसंट्रेशन की बात करें तो क्यूटिकल लार्वा बन जाता है, अगर लो कंसंट्रेशन की बात करें तो क्यूटिकल प्यूपा बन जाता है, जबकि जुवेनाइल की अनुपस्थिति में वयस्क क्यूटिकल बन जाती है। ठीक है, अगर जुवेनाइल हाई कंसंट्रेशन में होता है लार्वा बनता है, अगर कम कंसंट्रेशन में होता है प्यूपा बनता है, अगर इसमें जुवेनाइल हार्मोन नहीं होता है तो क्या बनता है, वो एडल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एडल्ट। जुवेनाइल हार्मोन के उदाहरण की बात करें, मेथोप्रेन जैसे अल्टोशिट या पहला आईजीआर इंटीग्रेटेड ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है, बायो रेशनल के नाम से जाना जाता है। विश्व में पहला जैव तर्क संगत जो बायो रेशनल होता है कौन सा होता है, मेथ्रोप्रेन। ठीक है, इसे इंटीग्रेटेड ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य उदाहरण की बात करते हैं, जैसे फेनोक्सा कार्ब, जैसे फेनोक्साई कार्ब, ठीक है, या पायरोप्रोक्सीफेन, फेनोक्साई कार्ब या पायरोप्रोक्सीफेन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो जुवेनाइल हार्मोन होता है, ठीक है, अगर हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा तो ये लार्वा में चेंज होगा। ठीक है, लो कंसंट्रेशन होगा तो ये किस में होगा, ये हमारा प्यूपा में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जुवेनाइल हार्मोन एब्सेंट रहता तो ये किस में होगा, एडल्ट में बदल जाएगा। इसकी खोज किसने की थी, 1956 में किसने की थी, विलियम्स ने आइडिया दिया था इसका। ठीक है, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे एंटी जुवेनाइल हार्मोन। एंटी किशोर हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, एंटी किशोर हार्मोन या एंटी जुवेनाइल हार्मोन के नाम से ये कार्पोरा इलाटा के कार्य को रोकते हैं, जिसे जुवेनाइल हार्मोन या जैव संश्लेषण रुक जाता है। ठीक है, मोल्टिंग हार्मोन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, मोल्टिंग हार्मोन प्रोथेरेसिक ग्लैंड से जो रिलीज होता है। ठीक है, कौन सा, मोल्टिंग हार्मोन। यह एक स्टेरॉइड होता है जो एक्डिसोन कहलाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, एक्डिसोन, जो कि क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। किससे रिलीज होता है, प्रोथेरेसिक ग्लैंड। और कैसा हार्मोन होता है, मोल्टिंग हार्मोन होता है। ठीक है, कीटो में कोलेस्ट्रॉल मोल्टिंग हार्मोन एक्डिसोन के जैव संश्लेषण के अग्रदूत जो आगे आने वाले कार्य होते हैं उनके रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे स्टेरॉइड कीटो के लिए अनिवार्य होता है। अवयस्क कीटों का विमोचन मोल्टिंग हार्मोन यानी कि एक्डिसोन की उपस्थिति से प्रभावित होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं काइटिन संश्लेषण अवरोधक। अब ये तो हो गए हार्मोन के जो काइटिन संश्लेषण का को रोकते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। ये कीटों में काइटिन या जो क्यूटिकल होती है संश्लेषण और निक्षेपण को रोकते हैं। ठीक है, काइटिन बनने से रोकते हैं, कौन से, काइटिन संश्लेषण अवरोधक। इसमें अगर उदाहरण की बात करते हैं, बुप्रोफेजिन जिसे क्या बोलते हैं, एप्लॉट बोलते हैं, हेमीपटेरा के कीटों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेफ्लूबेंजोरॉन कोलियोपटेरा एवं लेप्डोपटेरा कीटों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लुफेनोरोजोन थ्रिप्स के खिलाफ यूज किया जाता है। ठीक है, बुप्रेफेजिन की बात करते हैं, हेमीपटेरा के कीट। ठीक है, टेम्प्रोबेंजुरॉन कोलियोपटेरा और लेपिडोपटेरा के कीट। ठीक है, फुलेनोरॉन ये थ्रिप्स के खिलाफ क्या होते हैं, काम में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमियो केमिकल्स का यूज। ठीक है, किसका यूज की बात करते हैं, सेमी केमिकल्स का यूज की बात करते हैं, जो कीट प्रबंधक में काम आते हैं। ठीक है, जो कीट जो इंसेक्ट मैनेजमेंट होता है उसमें काम आने वाले जो सेमी केमिकल्स होते हैं या अर्ध रसायन होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला होता है सेमी केमिकल्स, पहला सॉरी इसमें बात करेंगे सेमी केमिकल्स के बारे में। ऐसे रसायन जो कीटों के बीच संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, कीटों के बीच में मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सेमी केमिकल्स के रूप में। अथवा ये प्राकृतिक रसायन जो कीटों द्वारा मुक्त होकर अन्य जीवों के लिए व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेरोमोन, एक होता है एलिलो केमिकल्स। ठीक है, दो टाइप के होते हैं सेमी केमिकल्स, फेरोमोन होता है और एलिलो केमिकल्स होता है। कौन कौन से हो गए, फेरोमोन्स हो गया और एलिलो केमिकल्स हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेरोमोन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेरोमोन के बारे में, क्या होता है फेरोमोन, जो सेमी केमिकल्स होता है। फेरोमोन की अगर बात करते हैं, ये अंतरा प्रजात या इंटरा स्पेसिफिक रसायन होते हैं जो एक जीव द्वारा पर्यावरण में स्रावित होते हैं, उसी प्रजाति के कार्य प्राप्तकर्ताओं के विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का कारण बनते हैं। मतलब जो फेरोमोन होता है, ठीक है,
मान लो ये एक कीट से रिलीज हुआ, ठीक है, उसी जाति के, ठीक है, उसी स्पीसीज के दूसरे कीट पे जाके क्या करता है, प्रभाव डालता है। ऐसे रसायन को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमोन कहते हैं, या ऐसे रसायन को सेमी केमिकल्स कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं एलिलोकेमिकल्स क्या होता है, जबकि अंतर प्रजाति या इंटर स्पेसिफिक रसायनों को एलोकेमोन्स या केरोमोन्स या एलिलोकेमिकल्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें उसी, मान लो एक के, इसमें क्या था, चलो इसको ऐसे समझते हैं, ये हमने लिख दिया फेरोमोन्स, क्या लिख दिया, फेरोमोन्स लिख दिया। ये हमने लिख लिया एलिलो केमिकल्स, क्या लिख दिया, एलिलो केमिकल्स लिख दिया, ठीक है। अब हम इसमें कलर द्वारा आपको समझाते हैं। ये एक टाइप का कीट था, कीट ही बना देते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे फेरोमोन्स की, ठीक है, फेरोमोन्स की बात करेंगे, ठीक है। मान लो ये एक कीट था, ठीक है, ये एक कीट था, ठीक है, उसी प्रजाति का ये एक कीट हो, तो इसके द्वारा जो केमिकल छोड़ा गया इसी उसी प्रजाति के दूसरे कीट पे प्रभाव डालता है, इसे क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं, ठीक। अगला हम बात करेंगे, एक हमारा था एलिलो केमिकल्स, एलिलो केमिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक प्रजाति का जो कीट होता है, मान लो ये इसी इसी प्रजाति का कीट था, वह किसी दूसरे प्रजाति के कीट पे क्या करता है, प्रभाव डालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिलो केमिकल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिलो केमिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है, फेरोमोन्स या इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हैं। फेरोमोन शब्द 1959 में कार्लसन और लुचेसर द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। फेरोमोन से एक प्रजाति जो इंट्रा स्पेसिफिक को प्रभावित करने वाले अंतःशिरात्मक संकेत है, ठीक। जो अंतःशिरात्मक संकेत होते हैं उनको प्रभावित करने का काम कौन करता है, वो काम करता है फेरोमोन, जो साथ में रहने, भोजन और निवास करने, दुश्मनों की चेतावनी, प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए एक ही प्रजाति के सदस्यों की खोज में सहायता करता है, ठीक है, कि हम लोग कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे खाएंगे, कौन से हमें खतरे से बचना, ये सारे के सारे कौन से केमिकल के रूप में काम करता है, फेरोमोन्स, ठीक। फेरोमोन्स की बात करते हैं तो पहला जो फेरोमोन होता है वो होता है सेक्स फेरोमोन। दूसरा, पहला फेरोमोन कौन सा होगा, सेक्स फेरोमोन, ठीक है, जो उसी प्रजाति पे प्रभावी होगा। पहला जो सेक्स फेरोमोन होता है 1959 में ब्यूटनेट द्वारा मादा रेशम कीट जो फीमेल इंसेक्ट जो लाइक कीट होता है, सॉरी जो सेरिकल्चर का सीट होता है फीमेल, ठीक है, उसकी खोज में खोजा गया था, जो कि बॉम्बिक्स कोल था, कौन सा, बॉम्बी कोल था, ठीक है। पहला सेक्स फेरोमोन जो हार्मोन है कौन सा है, बॉम्बी कोल है, ठीक है। किसमें खोजा गया था, ये खोजा गया था जो मादा रेशम कीट होता है। कीट प्रबंधन में उपयोग किया जाना सेक्स फेरोमोन को अधिकांश संख्या मादा कीटों द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली होते हैं और इनकी कीट प्रबंधन काफी संभावनाएं होती है। सेक्स फेरोमोन का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है, एक तो मॉनिटरिंग करके, दूसरा मास ट्रैपिंग करके, तीसरा मेटिंग डिस्ट्रप्शन करके, ठीक है। तीन तरीके से सेक्स फेरोमोन का यूज करते हैं। फेरोमोन क्या होता है, जो इंट्रा स्पेसिफिक जो हमारे केमिकल्स होते हैं उन पर प्रभाव डालते हैं, वो क्या होते हैं, फेरोमोन होते हैं। फेरोमोन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो खोज की थी, टर्म दिया था किसने था, कार्लसन और ल्यूसन ने 1959 में दिया था, ठीक है। पहला बात करते हैं सेक्स फेरोमोन, इसमें एक आता है सेक्स फेरोमोन। सेक्स फेरोमोन क्या करता है, ये किससे निकाला जाता है, मादा रेशम कीट से निकाला जाता है। नाम क्या होता है, बॉम्बी कॉल, नाम क्या होता है इसका, बॉम्बी कॉल, ठीक है। अगला बात करते हैं अन्य जो सेक्स फेरोमोन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे गॉसिपलोर, कपास के डोडे की गुलाबी सूढ़ी, कपास के जो डोडा होता है ये जिसे हम क्या बोलते हैं, पिंक बॉलवर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका साइंटिफिक नेम होता है पैक्टिनोफोरा गॉसिपेला, इसके लिए हम भी सेक्स फेरोमोन का यूज करते हैं। हेक्साफ्लोर या गुलाबी सूंडी के लिए पैराफेरोमोन का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, सिंथेटिक होता है, ठीक है। हेलिल्योर की बात करते हैं, ग्राम पॉट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर पार्मिजेरा। ग्राउंडुल्योर की बात करते हैं, कॉटन बॉल वर्म, ठीक है, जो होता है कॉटन बॉल वेविल, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है इंटोनोमस ग्रेंडिनर, जो कि किससे प्राप्त होता है, नर से प्राप्त होता है। ग्राउंडुलर मेल से प्राप्त होता है, जो कॉटन बॉल वेविल होता है, ठीक है। हेल्योर जो ग्राम पॉट बॉलर होता है, ठीक है। दूसरा इसमें फेरोमोन आता है अलार्मिंग फेरोमोन, ठीक है, जो अलार्म करता है, जो कि खतरों से बचाने काम करता है, वो कौन सा होता है, एफिड से स्रावित होता है।
ठीक है, ए फिर से सीक्रेट होता है। एकत्रीकरण फेरोमोन जो कि सबको एक पास रखने का काम करता है, कौन सा होता है? बाग फीडल, ठीक है, जो कि छालों को खाने वाले बीटल्स होते हैं। ठीक है, ट्रेल फेरोमोन की बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? ट्रेल फेरोमोन चींटियों में सैफेलिक ग्रंथियां जो कि क्या बोलती, एक लाइन से जो चलती हैं, वो किस कारण चलती हैं? क्योंकि इसमें एक केमिकल रिलीज होता है, कौन सा होता है? ट्रेल फेरोमोन। ठीक है, इसी के द्वारा उन्हें संकेत मिलता रहता है कि हमें एक लाइन में ही चलना है। ठीक है, कौन सा होता है? ट्रेल फेरोमोन होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या हो, जो किस ग्रंथि से होता है? सेफेलिक ग्लैंड से होता है। किससे होता है? सेफेलिक ग्लैंड से होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं एलिलोकेमिकल्स के बारे में। अगला हम किसके बारे में बात करेंगे? एलिलोकेमिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एलियोकेमिकल्स के, ये इंटर स्पेसिफिक केमिकल होते हैं। ठीक है, फेरोमोन क्या होता है? इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? एलियोकेमिकल्स इंटर स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं। रसायन जो एक जीव द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है, एक जो हमारा कीट होता है उसके द्वारा सीक्रेट होंगे, और विभिन्न प्रजातियों के रिसीवर जीव के लिए विशिष्ट प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। ठीक है, उनमें जो होने वाली एक्टिविटी है उसका क्या होते हैं? कारण बनते हैं। ठीक है, इसमें होता है एलोमोन्स। एक क्या होता है इसमें? एलोमोन्स होता है। रसायन जो जिस जीव द्वारा स्रावित होंगे उनके लिए फायदेमंद और रिसीवर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, जो एलोमोन्स होते हैं, एलियोकेमिकल्स भी दो टाइप के होते हैं, एलोमोन्स और कैरोमोन। एलोमोन्स जो होते हैं, मान लो इस कीट द्वारा छोड़ा गया, इसके लिए तो पॉजिटिव साइन किया, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या हो गया? निगेटिव साइन किया, वो क्या हो गया? एलोमोन्स हो गए। ठीक है, एक होता है कैरोमोन्स। कैरोमोन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रसायन जो जिस जीव द्वारा स्रावित होते हैं उसके लिए फायदेमंद नहीं होते, लेकिन रिसीवर के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, मतलब अगर एलोमोन्स की बात करें तो छोड़ने वाले के लिए फायदेमंद हो गए, रिसीवर के लिए फायदेमंद। कैरोमोन्स की बात करते हैं तो जो छोड़ता है उसके लिए फायदेमंद नहीं होता, रिसीवर के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो होता है आज कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, कीट वर्गीकरण या इंसेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये जो हमारा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो टॉपिक है इंसेक्ट क्लासिफिकेशन या इंसेक्ट टेक्सोनॉमी, ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।